Hello, my dear students. So, today's topic we are going to discuss is basically on quantized electronic energy levels. ठीक है, अभी तक हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल पता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी जो बोर की होती है, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बताया कि वो एनर्जी लेवल्स पे घूमते हैं. ठीक है, तो नीदर उसकी एनर्जी लूज़ होती है ना गेन होती है, वो स्टैटिक होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं. लेकिन अब हम तुम्हें कुछ ऐसे एविडेंसेस दिखाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है. तो डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड्स. Okay, splitting of light into series of color band is known as dispersion, and the series of color band is called spectrum. तो डिस्पर्शन कि अगर हम प्रिज्म से कोई सीरीज ऑफ कलर बैंड्स निकलते हैं तो उसको हम डिस्पर्शन कहेंगे, और जो हम उसको डिटेक्ट करते हैं ये स्पेक्ट्रम हो. ठीक है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये तीनों वर्ड्स आपको आना चाहिए. अब यही जो स्पेक्ट्रम होता है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है दो टाइप का. एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों हम पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम. तो पहले आओ चलो पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम. देखो, स्पेक्ट्रा ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी. ऑब्वियसली वो सब्सटेंस जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वही तो एमिट करेगा. तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब एनर्जी. आइदर कैसे एब्जॉर्ब उसने किया एनर्जी, या तो हम उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया है थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, ये हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, या बाय हीटिंग द सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर. दो तरीके से हम कर सकते हैं. हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक थ्रू अ ग्लास हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें पास करेंगे लो प्रेशर में हाइड्रोजन में, या उसको हीट भी करके हम एमिशन स्पेक्ट्रम जांच कर सकते हैं. दोनों तरीका है. Atoms, molecules और ion that have absorbed radiation are to be in excited state. नहीं, आप लोगों को मैं ऐसे आग लगा दूँ हाथ पे, तुम लोग एक्साइट होके भागोगे नहीं. तो ऑब्वियसली एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एक्साइट हो जाते हैं. वो लोग एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी आयन्स है, वो जैसे ही उसको कुछ आउटसाइड एनर्जी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एटम्स एक्साइट होने लगते हैं. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, हम किस टाइप का रेडिएशन दे रहे हैं. एमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं. ओके, पहला है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम. देखो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है दैट उसमें जो कलर्स, जो पूरे कलर बैंड आप लोग जानते होंगे ना, एक टोटल कंटिन्यूस कलर बैंड होगा जो एक के ऊपर ओवरलैप भी होगा, जैसे विबग्योर वगैरह. ठीक है, सब स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी अटेन्ड फ्रॉम द लाइट एमिटेड फ्रॉम सब्सटेंसेज. आप लोगों ने देखा ना, लाइट को प्रिज्म के थ्रू भेजो तो उसमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है. लेकिन एक दूसरा तरीका, दूसरा लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है. ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज एमिट लाइट ओनली एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो क्वांटा वाली बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और यहाँ पे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स निकल रहे हैं, पैकेट्स में एनर्जी निकल रहे हैं. कंटिन्यूस बैंड नहीं बन रहा है बल्कि एक डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है. डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है जिसको हम लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. ओके, या क्वांटा भी कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं. सब स्पेक्ट्रा वो अलग अलग वेवलेंथ, स्पेसिफिक मतलब वो स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट करते हैं, बस. Okay, they emit only at a specific wavelength with dark spaces between them. Such spectra is called line spectra or atomic spectra because the emitted radiation is identified by what? Appearance of bright lines in the spectra. The dark lines of definite wavelengths are used to identify substance in the same way as fingerprints are used to identify people. ठीक है, वो एक अपना उनकी आइडेंटिटी है. द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंसिस्ट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट येलो लाइन्स, सिर्फ 589 एंड 589.6 नैनोमीटर के बीच में. तो ये मैम ये होता क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली होता क्या? देखो, एक तो हमने एमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ा, ठीक है, एक हम हाइड्रोजन के
या कोई भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं, है ना। स्पेक्ट्रा के लाइंस कैसे दिखते हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इसको ये हम डेफिनेटली आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपके लिस्ट में होते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इस तरीके से दिखते हैं, बीच बीच में डार्क कलर्स आपको ऐसे दिखते हैं ना, ठीक है। ये देखो बीच बीच में गैप क्यों है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और अपैरेटस कैसा होता है या क्या होता है ये हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक, करना क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये बताती हूँ। कुछ भी अरे कहाँ पे, वो तो मच्छर ने काटा होगा, लाओ लाओ वो भी लाओ, उसमें से लाओ लाओ तुम लाओ। ठीक है, ये ऑन था। तो एक्चुअली मैं ये बताना डायग्राम बताने के लिए टेक्स्ट बुक दिखा रही थी। ये पहले के टेक्स्ट बुक्स में ये डायग्राम थे। देखो ये क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन है लो प्रेशर में, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रिक चार्ज दे देंगे, ठीक है। वहाँ से ये ग्रेटिंग या प्रिज्म भी बोलते हैं उसको, उसमें से ये करता क्या, इट एनालाइज रेडिएशन वाइज, जो एनालाइज जो रेडिएशन है वो उसको वेवलेंथ वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज उसको एनालाइज करते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप पास थ्रू अ सब्सटेंस कंटेनिंग एटॉमिक स्पीसीज, द एटम्स प्रेजेंट में एब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ, ठीक है। और उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, जब वो प्रिज्म से या ग्रेटिंग से बाहर निकलते इस पेपर पे उसका लाइन्स हम बना लेते, पेपर होता या कोई भी रिकॉर्डर होता। तो डार्क लाइन्स आर ऑब्जर्व इन प्लेस ऑफ दोज वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर चुके हैं इसलिए वो लाइन दिख नहीं रही है, डार्क लाइन्स दिख रहे हैं। डार्क लाइन दिखने का मतलब क्या, वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो चुका है और वो डार्क लाइन्स इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि मैं एमिशन स्पेक्ट्रम बता चुकी, मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, इट इज़ लाइक अ फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो करना क्या है तुम्हें, टू ऑब्टेन एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अ कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल विच एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इसमें से आप रेडिएशन दे सकते हो, ठीक है। तो डिस्चार्ज चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम है चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, दोनों के एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे खैर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर दिया गया है, यूज फॉर रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ अ हाइड्रोजन पेपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एमिशन करना है, स्पेक्ट्रम नोट करना है, तो हम हाइड्रोजन गैस लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब पे लो प्रेशर में, फिर उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू इट थ्रू द गैस। द रेडिएशंस एमिटेड ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब आर पास थ्रू व्हाट, दे आर पास्ड इनटू अ स्पेक्ट्रोमीटर और अ स्पेक्ट्रोग्राफ डायरेक्टली। ये स्पेक्ट्रोग्राफ है पूरा हमारा, उसके थ्रू वो पास हो जाता है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है द स्पेक्ट्रम ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट बेसिकली यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन ये फोटोग्राफी या पेपर पे भी, चलो सिंपली एक पेपर पे भी मतलब स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या, अभी तो मैंने कहा ये पूरा स्पेक्ट्रोमीटर है, उसमें फोटो मल्टीप्लायर होता है और क्या होता है जल्दी बताएं, एंड एन एम्पलीफायर होता है ना। और ये दोनों स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे या किसी सिंपली एक पेपर पे। रिकॉर्डर या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे रिकॉर्ड कर दो या पेपर पे, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट सेवरल लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन। तो complete spectrum of hydrogen can be recorded only with the help of spectrometer which use a photo multiplier। स्पेक्ट्रोमीटर क्या यूज़ कर रहा है, फोटो मल्टीप्लायर। तो फोटो मल्टीप्लायर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन है ना, इसलिए। तो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन ओनली बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर यूजिंग अ फोटो मल्टीप्लायर एंड एम्पलीफायर डिवाइसेज। और उसका डायग्राम ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रम ये पूरा दिया है, ओके यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। और फाइनल जो आता है रीडिंग, वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है इस तरह दिख सकता है आपको। देखो ये जो ब्लैक बैंड्स है ये एब्जॉर्ब्ड लाइट्स हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब्ड हो चुके हैं। एमिट और एब्जॉर्प्शन दोनों, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 2.17। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन रिकॉर्डेड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, ओके, इज शोन। अब इनमें आप लोग देखिए लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पाशन है, ब्रैकेट सीरीज है, पीफ है। क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने जिस
लाइंस को या सीरीज़ को डिस्कवर किया, उस हिसाब से नाम पड़ा है। इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, लो बीपी बीपी हाई। क्या निमोनिक क्या है आपका? देखो सीरीज़ कौन कौन सी है पहले बताइए। लाइमन सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़, लाइमन, ओके, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री सीरीज़। ठीक है, अब इनमें से ये आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निमोनिक बता देती हूँ आप लोग को। लो बीपी, लो बीपी, बीपी हाई, कभी कभी बीपी लो हो जाती है ना, कभी कभी बीपी हाई हो जाती है, तो ऐसे याद रखना। एल से लाइमन सीरीज, बी से बाल्मर, पी से पाशन, बी से ब्रैकेट, पी से पीफंड, एच से हम्फ्री। ये तुम्हारा माइक्रोवेव्स है जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो मैम ये कौन से वेव्स हैं, इनमें से विजिबल रेंज के वेव्स कौन से हैं? तो सबके जवाब मैं देती हूँ। जो लाइमन सीरीज़ है या अल्ट्रावायलेट रेंज में, यहाँ पे आप दे सकते हो। लाइमन सीरीज़ यूवी रेंज में आते हैं ना, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हो गए। बाल्मर सीरीज आपके क्या होंगे? विजिबल रेंज में आएंगे। इट इज़ द ओनली सीरीज विच इज़ विजिबल रेंज में, ये क्वेश्चन भी आता है। तो बाल्मर सीरीज, ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है पाशन सीरीज। पाशन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, ये दोनों इंफ्रारेड रेडिएशंस है या इंफ्रारेड रेडिएशंस, आप लोग इसको इंफ्रारेड भी लिख सकते हैं। और फाइनली पीफंड जो है, पीफंड सीरीज, और हम्फ्री तो माइक्रोवेव है, जो पीफंड है वो यहाँ पे दिया गया है, वो भी इंफ्रारेड में आता है। यानी कि हम ये कर सकते हैं कि हम इन तीनों को इंफ्रारेड के अंदर ही ले सकते हैं। ठीक है, यूवी रेज इज लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज इज विजिबल रेंज, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफंड कम्स अंडर इंफ्रारेड रीजन, हम्फ्री इज है माइक्रोवेव। ठीक है, तो यही ये बता क्या रहा है एक्चुअली। The lines present in the atomic spectrum of the hydrogen have been grouped into 5 series, और उन सीरीज का नाम दिए। और in 1885 Balmer showed that the wave number of spectral lines present in the visible region in hydrogen spectrum, यानी कि वो सबका उन्होंने वैल्यू निकाला था। इस वैल्यूज़ में हम इतना डीपली ना जाके ये टेबल फॉर्म में आपको बता देती हूँ मैं कि पहला सीरीज लाइमन था, दूसरा बाल्मर, तीसरा ये पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, उनके वैल्यूज़ दिए गए हैं यहाँ पे, और रीजन और स्पेक्ट्रम दिया गया, वेवलेंथ दिए गए। ठीक है, इतना बस याद रखना है। इसके कैलकुलेशन सम्स वगैरह इसका अलग वीडियो बना गया है। तो यहाँ पे एक टॉपिक थी फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल ये सब मैंने डीपली इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी आपके 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में मैंने वीडियो बनाया, आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, उसमें आप पोस्टुलेट्स और बोर मॉडल ये सब कुछ आप लोग उसमें देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारे वीडियोज़ नहीं बनाए। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को मैंने डेफिनेटली बताया था। क्वांटाइजेशन मीन्स टू बी इन वेल डिफाइंड स्पेसिफिक अमाउंट। ये सुनो, तो मोर मॉडल्स ऑफ एटम सजेस्ट दैट द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये इन्होंने किसने कहा था? बोर ने। अब उनका जो फॉर्मूला होता है जो बोर का, वो याद रखना E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें आगे चल के काम आएगी। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्स और एमिट्स रेडिएशन टू डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज ड्यूरिंग एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहे हैं आपको, वो ये कहना चाह रहे हैं बोर कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में है, अपने फिक्स शेल या ऑर्बिट्स में है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होती है तो वो कहीं और चली जाएगी, फिर वो ऊपर जाके वापस से तो नीचे आएगी। ऐसा नो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ भी ऊपर शेल में जाएगी तो वापस पलट के अपने जगह पे जरूर। कोई भी ये पेन है, पेन ऊपर से नीचे ही तो आती है, क्योंकि ऊपर उसका क्या एनर्जी स्टेबल नहीं है। कोई भी चीज़ जब ऊपर स्टेबल नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी स्टेबल नहीं है, वो फिर वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो वो वापस नीचे आके स्टेबल होगा। यानी कि एनर्जी उसकी E2 माइनस E1 होगी, है नो? यस और नो? विच इज़ इक्वल टू योर प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये क्वांटाइज एनर्जी है, एच स्टैंड फॉर योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इन्होंने उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज भी दिए थे। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी उन्होंने दिया था, क्यों उन्होंने स्टेबलाइज उसको किया था। Bohr model can successfully explain the stability of an atom. According to Bohr theory,
An electron neither gains nor loses energy while moving in a particular shell. This implies that if an atom is not disturbed, its constituent electrons will go on moving in their specific orbit until and unless they are disturbed. लेकिन जैसे ही डिस्टर्ब कर दिया उनको बाहर की एनर्जी से, तो वो कूद पड़ेंगे दूसरे ऑर्बिट में, ये वो कहना चाह रहे हैं. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट का उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया. ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया? En इज इक्वल टू -1/4πε0² वेर ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर. ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे एप्सिलॉन के ये वाले फॉर्मूलाज के बारे में. तो एक्सप्रेशंस याद रखना कि हाइड्रोजन एटम का इस तरह से उन्होंने दिया है. यहाँ पे फॉर्मूला के अलग अलग वैल्यूज़ भी दिए हैं. 2 and पाई ईयर स्टैंड्स फॉर या 2π² बेसिकली. यहाँ पे आप लोग देखोगे इसके वैल्यूज मैं बताऊंगी आपको. पहले तो एप्सिलॉन En स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल, क्योंकि एनर्जी लेवल स्टार्ट फर्स्ट शेल से होके nth एनर्जी लेवल तक जाता है, राइट. M स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड्स फॉर द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, H स्टैंड्स फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट. स्टूडेंट प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था. ठीक है, वैल्यू ऑफ द टर्म 1/ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम पर कूलम. तो -2. ये सब आप लोगों को चार्ज का वैल्यूज़ पता होना चाहिए. तो जब हम इसको देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं या वैल्यूज़ को इतना डेरिवेशन करते हैं, हम डेरिवेशन नहीं बता रहे, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको बता रहे हैं. ठीक है, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट का भी उन्होंने मतलब वो पहले से सबके फॉर्मूला लिख के रखे थे. रेडियस इज Rn 4πε0 n²h²/4π² m मास इंटू इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये एक उन्होंने दिया था. Rn की वैल्यू इस तरीके से उन्होंने दी थी. बोर्स रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोर्स रेडियस. अब ये तो बात भी बीच में बोर आ गए थे हमें बोर करने के लिए, लेकिन हम तो पढ़ क्या रहे थे? हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे थे, येस और नो. लेकिन हमें बोर का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होता है, इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि बोर ने भी हमसे यही बात कही थी कि डेल्टा इज इक्वल टू En ऑफ सेकेंड शेल माइनस En ऑफ द फर्स्ट शेल. मतलब ये वो बताना चाह रहे थे. और फिर उन्होंने En को अपने वैल्यू, En का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया था जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया था ना. पूरा सब्स्टिट्यूट किए गए वैल्यू है ना. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें पता है कि En की जो वैल्यू है, En की जो वैल्यू है ये है En2. देखो En का फॉर्मूला ये है. En1 का क्या होगा? En1 के चक्कर में En2 का क्या होगा? यहाँ पे 2 लगाना है, बस n की जगह पे 2 लगाना है और यहाँ पे n की जगह पे 1 लगाना है. दोनों को माइनस करना है क्योंकि En2 माइनस En1 माइनस करने के बाद ये आएगा आपको वैल्यू. जब ये वैल्यू आएगा तुम्हें पता है कि En2 माइनस में कोई भी चीज़ जब डेल्टा ई होता है ना, दो चीज़ के बीच में डिफरेंस बताता है. तो दो चीज़ का डिफरेंस का वैल्यू ये है, विच इज़ ऑल्सो दिस डेल्टा ई इज़ ऑल्सो इक्वल टू h न्यू. बस इसकी जगह तुम्हें h न्यू लगाना है. और h न्यू का फॉर्मूला क्या है? hc/λ वह c1/ क्या लैम्बडा इज़ द वेव नंबर. इसीलिए ये वाला फॉर्मूला नया फॉर्मूला बन गया. वे पाई इज़ रिफर्ड, यहाँ पे जो पाई है इन पूरे सम में जो पाई लिखे थे एक्चुअली इज़ रिफर्ड टू एज अ वेव नंबर एंड इज़ इक्वल टू 1/λ. तो पाई की जगह आपको वेव नंबर भी डाल सकते हो. और फाइनली hc वेव नंबर यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इसको कॉमन लेना है 1/n1² माइनस 1/n2². ठीक है, दोनों का कॉमन लेके जो फिर ये h और c को इधर लेकर आना है. देखो ना, बस थोड़ा h और c को इधर लेकर आया है n माइनस n. ये फॉर्मूला बन गया. और ये जो फॉर्मूला है फाइनल, ये जो r दिख रहा है आपको, ये जो पूरा है ये रेडबर्ड्स कांस्टेंट है. इस जगह पे आपको r लिखना है, रेडबर्ड्स कांस्टेंट है ये. यानी कि तुम्हें फाइनल यही फॉर्मूला पढ़ना है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस्ड सम्स आएंगे. तो इसलिए मैं इतना डीपली करने नहीं गई थी, वहीं समझा दिया आपको. तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ड कांस्टेंट अपन 1/n1² माइनस 1/n2². अब इन सब में लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, आपको पता है ये कहना क्या चाहेंगे, ये डायग्राम बना के ये डायग्राम बनाना हम सिखाएंगे. कैसे सिखाएंगे? ये जो शेल है इसको गौर से देखना. ये शेल में या मैं वापस से बनाती हूँ. देखो
और इन दोनों का नोटिस करो फिर स्टूडेंट्स, ये के शेल है, ये एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। तो ये जो बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्चुअली बता रहा है के एल एम एन शेल बता रहा है, ठीक है। समझे? ये के एल एम एन शेल मतलब इस डायग्राम को मैंने ऐसे बना दी। अब मैं क्या बता रही हूँ, के में तुम्हें पता है कि के में और अच्छे से बड़ा बना X2 ले लो, और बड़ा बना दो। X4 है, ये 2 है, कम से कम 2 बाहर लो। के शेल, यहाँ जाएगा 6, L शेल, 4x में 2x बाहर, M 2x शेल, बचे। एन शेल। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुई तो वो पहले ही आ गई, समझो। वो यहाँ भी तो जा सकती है, वो यहाँ भी तो जा सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन वो पलट के नीचे ही आएगी, पलट के शेल नंबर 1 में ही आएगी। वही तो बता रहे कि ये कितनी भी ऊपर जाए तो पलट के शेल नंबर 1 पे ही आएगी। यानी कि अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ, लाइमन सीरीज़ का डायग्राम बनाऊँ, यही डायग्राम भी मैं बना के दिखाती हूँ, कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ प्रॉपर्ली। ये देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ये बना दो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखते भी जाओ, शेल नंबर 1 बनाओ। शेल नंबर 1 में मैं, और फिर क्या है, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5 6 7, यहाँ तक के सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब 1 और 2 के बीच में लाइन बनाइए, ठीक है। मैं ड्रॉ करके यहाँ ड्रॉ करना मेन आना चाहिए आप लोगों को। हो गया, ये बस बना दे। ये एक लाइन बनाओगे आप लोग 1 और 2 के बीच में, फिर 3 एक अच्छे से बनाएंगे। 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले क्या बताया कि के एल एम एन शेल बनाओ, तो लाइन बना लो, ठीक है। फिर एक लाइन ऐसे बना लो आप लोग, ठीक है। बनाना सीखो, ये मैं बना क्या रही हूँ, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बना रही हूँ? बिजनेस फाइनेंस लिखा हुआ है, द ओरिजिन, सुनो, बिल्कुल कोने में रखी है, लो जहाँ बोर्ड है वहाँ। फोन आ रहा था अनस का, तुम कॉल करो अपने मोबाइल। द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें कितने सीरीज पर बनाने हैं हमें, और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, बोर के हिसाब से ना, कि कोई भी एटम होता है वो के शेल से शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहले के से, हाँ, तो पहले के में जाएगा। तो फर्स्ट शेल क्या है, ये शेल नंबर बता रहा है इस साइड पे, 1, फिर 2, फिर 3, शेल नंबर 3, फिर शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6, शेल नंबर 7, सो ऑन इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। ये शेल नंबर आपको बनाना है, ठीक है, डन। वो प्लस होगा मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस। अब आगे क्या करना है, कि के है तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, एल एम एन सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब हमें ये जो आपने 1 2 3 4 लिखा है ना, यहाँ पे लाइंस बनाई है, ठीक है। ये इंडिकेट करने के लिए कि शेल को भी लाइंस होते हैं ना, इस तरह लाइंस होते हैं कि नहीं, इसको इंडिकेट करने के लिए आप लाइंस बनाइए। तो लाइंस बनाइए, फिर लाइन बनाइए, फिर लाइन बनाइए, क्योंकि यहीं पे मैं अब सीरीज़ दिखाने वाली हूँ आपको कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जा रहा है शेल में, तो वो जब नीचे आता है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन छोड़ता है। वो रेडिएशन के हम यहाँ पे वेवलेंथ्स बताएंगे। हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, हम वेवलेंथ्स को ड्रॉ कर रहे हैं, और हर वेवलेंथ अलग अलग साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताया है, उस हिसाब से हम उसको नाम भी दिए हैं। निमोनिक मैंने क्या दिया था, निमोनिक मैंने दिया था लो बीपी, बीपी हाई, यानी कि L स्टैंड्स फॉर लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री। तो वैसे बना दीजिए आप। सबसे पहले लाइमन सीरीज चलो बनाते हैं। इसी के नीचे जो बुक बहुत सारी नहीं है, लाइमन सीरीज में ब्लैक ब्लैक गड्डी गड्डी बुक रखी है बहुत सारी, रेड, वहीं पे देखो सब बुक हटा के रखो एक एक करके। तो लाइमन सीरीज पहले के शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन के शेल से एक्साइट होके एल में जाएगा, लेकिन पलट के नीचे ही आएगा ना, यानी कि के शेल से ये एक्साइट होके गया तो एल में, लेकिन पलट के नीचे आया। फिर नेक्स्ट वाला आप लोग बनाओ, एल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एल में भी तो जाएगा एक्साइट होके, लेकिन पलट के वापस नीचे के ही शेल में आएगा। फिर एन में जाएगा, के एल, एम एन, एम में जाएगा, के एल
तो के से एल में गया, के से एम में गया, के से एन में गया, फिर और आगे जाएगा और जितने शेल्स हैं के एल एम एन ओ पी जो भी है उसमें जाएंगे और बनाइए। फिफ्थ शेल में गए, सिक्स्थ शेल में जाएगा और सेवन शेल में भी जाएगा, यानी कि पूरी एक क्या बने, ये पूरा टावर बन गया दुबई का बुर्ज खलीफा बना कि नहीं। ये एरो नीचे दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भले ऊपर गए पलट के नीचे आए हैं, पलट के नीचे आए हैं, ठीक है। ये एरोस बना देना। उसी तरह लाइमन सीरीज बनाने के लिए के बाद आप लोग बनाइए बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज शेल नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे आप लिख दो बाल्मर सीरीज सेल नंबर 2 से शुरू होते हैं बाल्मर सीरीज। उसके बाद जो पाशन सीरीज होगा वो शेल नंबर 3 से शुरू होगा। उसके बाद में जो ब्रैकेट सीरीज होंगे वो शेल नंबर 4 से शुरू। ये एटलीस्ट तुम लोगों को बेसिक नॉलेज ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज होगी, पाशन के बाद कौन सी होगी, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के बाद कौन सी होगी, पी फंड सीरीज। फाइनली कौन सा है हमारा, पी फंड सीरीज। और हमफ्री हम नहीं बनाते हैं, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो, जो नहीं हो मत पढ़ो। चलो इसके लाइंस बनाते हैं, ये तो समझ में आ गया मैम। अब बताओ इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल से एक्साइट होंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नेक्स्ट शेल में जाएंगे, जाके पलट के नीचे आएंगे, फिर नेक्स्ट, यानी कि सेकंड से कहाँ जाएंगे, हाँ सेकंड से थर्ड में जाएंगे, वेरी गुड। सेकंड से फोर्थ में गए, वेरी गुड। सेकंड से फिफ्थ में गए, वेरी गुड। जहाँ भी गए पलट के नीचे ही तो आए, पलट के नीचे आना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड से सिक्स्थ में गए, वेरी गुड, पलट के नीचे आना ज़रूरी है। फिर सेकंड से 7 में गए, वेरी गुड। लेकिन ये सब लोग पलट के कहाँ आ गए, नीचे, ठीक है। तो ये थे तुम्हारी बाल्मर सीरीज़। नेक्स्ट है पाशन सीरीज, थर्ड से शुरू करो, वही वाला काम करना है आपको, बस नेक्स्ट शेल में एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर ओके, ब्रैकेट में 3 ही लाइन बचेंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है ना शेल नंबर 4 से। मैंने पहले मैं लाइंस बना दूँ, उसके बाद एरो लगा दी। और पी फंड में तो है ना, ये 4th शेल से था, एक मिस हुआ है क्या, लो बी पी, हाँ सही तो है। यहाँ से पी फंड का जो सीरीज होगा यहाँ से होगा, है ना। एरो सब नीचे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके ऊपर जाते हैं और नीचे पलट के आते हैं। जब वो पलट के आते हैं तो वो रेडिएशंस रिलीज करते हैं। और क्योंकि लाइमन सीरीज हमें पता है शॉर्ट वेवलेंथ होता है, क्या होता है, लिखिए, शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं और वो विजिबल रेंज में भी आते हैं। लाइमन सीरीज हमारे विजिबल रेंज में आते हैं। और कुछ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो याद रखना ना कि इसकी जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ये होते हैं, ओके, एनर्जी कितनी है कैलकुलेशन की गई है, उस हिसाब से लिखा गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट वेवलेंथ है और ये विजिबल रेंज में आ रहे हैं। बाल्मर सीरीज जो हमारे हैं इंटरमीडिएट वेवलेंथ के थे, इंटरमीडिएट वेवलेंथ के थे, सॉरी शॉर्ट वेवलेंथ विजिबल रेंज के नहीं होते हैं। बाल्मर सीरीज वेवलेंथ इंटरमीडिएट वेवलेंथ के हैं। तो बाल्मर सीरीज हमारा विजिबल रेंज में आता है, विबग्योर, यही तो हमें दिखते हैं ना, है ना। लाइमन सीरीज नहीं, लाइमन सीरीज तो शॉर्ट वेवलेंथ, वो भी हमें दिखते हैं। ये इंटरमीडिएट हुए, उसके बाद लॉन्ग वेवलेंथ है कि नहीं, लॉन्ग वेवलेंथ है कि नहीं, इसको ड्रॉ करना स्टेप बाय स्टेप सीखिए। उसके बाद ये भी लॉन्ग वेवलेंथ है, ये भी लॉन्ग वेवलेंथ है, तो लॉन्ग वेवलेंथ इसको भी लिख दीजिए आप लोग। और लॉन्ग वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ को हम लैम्बडा लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्या समझ में आया? ये डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है, इसको ड्रॉ करने एग्जाम में आता है। और एक चीज़ आती है राइडबर्ग कांस्टेंट,
जो वेव नंबर हम कैलकुलेट कैसे करें, हर इसके लिए वेव नंबर क्या, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या दिया गया था, वेव नंबर इज इक्वल टू राइटबर्ड कांस्टेंट अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यही चीज़ तुम्हें सब सीरीज़ के लिए करना है। लाइमन सीरीज़ के लिए क्या लिखोगे, लाइमन सीरीज़ में वेव नंबर इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर इसका 1 स्क्वायर होगा ना, 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इसका क्या होगा, n2 स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। वो कितने भी नंबर ऑफ शेल, वो किसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। वैसे ही लाइमन सीरीज़ के बाद में लो बी पी हाँ ये सबके लिए करना है आपको। वेव नंबर इसका क्या होगा, r/1/2 स्क्वायर होगा माइनस n2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वाले के लिए r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर ये तो हुआ, अब होगा ब्रैकेट का क्या होगा, वही वेव नंबर सो ना, ऐसे ही करते जाना है आपको। 4 स्क्वायर माइनस n3 स्क्वायर। उसी तरह पी फंड के लिए आप लोग 5 स्क्वायर लिख दो, ठीक है। पी फंड का आपको पी फंड का लिखना है, पी फंड का मैं यहाँ लिखती हूँ। पी फंड का क्या होगा वेव नंबर, पी फंड द सीरीज इज ऑब्टेन व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू जीरो शेल, यानी कि n1 क्या है पी फंड का, n1 तो 5 है ना, 5th शेल से शुरू हो रहा है। पी फंड 5th शेल से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पी फंड 5th शेल से शुरू हो रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वेव नंबर इज इक्वल टू r विच इज़ योर राइटबर्ड कांस्टेंट। राइटबर्ड कांस्टेंट का वैल्यू मैंने दे चुके हो, 1/5 स्क्वायर होगा इंटू n2 स्क्वायर। ये n2 कितना भी हो सकता है, तुम लोग वो सम के हिसाब से डाल सकते हो। तो द लाइन्स कॉरस्पॉन्ड टू क्वाइट लॉन्ग वेव लेंथ्स दैट इज 37,800 to 75,000 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड अपीयर इन द इंफ्रारेड रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये इंफ्रारेड रीजन इन द जो कि हमारा विजिबल नहीं है। तो हम ये वेव नंबर और वेव लेंथ और वेरियंस लेंथ यू कैन कैलकुलेट, तुम सम में डाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सम्स दिए गए हैं तुम्हें, जैसे यहाँ पे एक सम दिया गया है, A spectral line in the Balmer series of hydrogen spectrum correspond to wavelength इतना दिया गया है। Find the energy levels involved in the transition। ट्रांजिशन में यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होने में, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होने में कितना एनर्जी लगा है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो तुम्हें पता है बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला तो क्या है, तुम्हें पता है कि जो भी द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट इन बाल्मर सीरीज इज गिवन बाय व्हाट, वेव नंबर इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फॉर बाल्मर सीरीज n1 is 2, नो दैट्स व्हाई दोनों डिवाइड होना है, यस नो, क्योंकि लाइमन में 1/1 is 1 स्क्वायर। तो इन द प्रेजेंट केस यहाँ पे लैम्बडा दे चुके हैं, ओके इतना है, जिसको हम कन्वर्ट करके सेंटीमीटर्स में लिख चुके हैं। तो आपको पता है वेव नंबर का दूसरा फॉर्मूला भी है 1/λ, तो 1 जो भी हमारा वैल्यू वो लिख दो, ठीक है। हम क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा राइटबर्ड कांस्टेंट सेंटीमीटर, इस वजह से हमें दोनों वैल्यू को सेम रखना है। राइट सेंटीमीटर में जब भी हम आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करते हैं हम उसको इंटू 10⁻⁸ ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जब भी हम आर्मस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसे करते हैं। तो राइटबर्ड, अब यहाँ पे आपको पता है आर की वैल्यू, ये तो हमें पता ही है, आर इन सेंटीमीटर में आपको लास्ट टाइम बताई थी राइटबर्ड कांस्टेंट का आर का वैल्यू सेंटीमीटर में क्या होता है, क्या होता है भूल गए क्या, राइटबर्ड कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। अगर मीटर में लो तो 1 अंडरलाइन करो 1.09679 इंटू 10⁻⁷ मीटर सेकेंड। अगर आप सेंटीमीटर में लो तो ये वैल्यू है, ठीक है 1096 है। तो ये तो रटना होगा आपको, बिल्कुल परफेक्टली रटना होगा, रटोगे नहीं तो वैल्यूज़ नहीं लिख पाओगे, एग्जाम में दिया नहीं जाएगा। तो राइटबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, बस आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, वेव नंबर की जगह पे वेव नंबर लिखो और बाकी जो चीज़ें हैं जो राइटबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है वो आप लिख लो, राइटबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। फिर आप जो भी है माइनस करके उसको कैलकुलेशन करके आपको आंसर आएगा n2 = 2। तो यहाँ से हम स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 3 लेवल टू n = 2 लेवल। तो इससे हमें पता चलता है कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन गया है। ये पूरे सम देखो स्टूडेंट्स, सम्स का एक अलग वीडियो बना है, आप लोग देख सकते हो। फिर भी मैंने बताया कि फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। In the next topic, we will discuss about the wave mechanical model or the quantum model. Thank you.